This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेदीय एवं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में आपका सभी का स्वागत है। आज 22 अप्रैल सुबह के 11 बजे है। वैद्य अरविंद कड़ूस आज हमें कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स और नीड ऑफ कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन इस विषय के ऊपर हमसे संवाद करने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वो आपका व्याख्यान शुरू करें उससे पहले दो सूचनाएं मैं देना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी चैट बॉक्स में दो लिंक्स शेयर किए हुए हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप का है और दूसरा यूट्यूब चैनल का है। टेलीग्राम ग्रुप में आप उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आपको हर रोज की जो मीटिंग की लिंक है वो मिलती रहेगी और यूट्यूब चैनल पे जब भी वो अपलोड होगी तो वो आप बार बार उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं आज के व्याख्याता वैद्य अरविंद कड़ूस इनका सा परिचय देता हूँ। वो पुणे में एक यशस्वी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है। उसके बावजूद वो उनकी अगस्ती आयुर्वेद के बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ऑथेंटिक आयुर्वेदीय औषधियां बनाना ये उनका वैशिष्ट्य है और उसके साथ ही गए कुछ वर्षों से उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिनल कल्टीवेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम प्रारंभ किया है। उसके बारे में भी वो हमसे संवाद करते रहेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपका जो व्याख्यान है वो शुरू करें। नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद कड़ूस। अभी देवदत्त सर ने मेरा परिचय कर दिया है आपको। उसमें मैं प्रैक्टिशनर हूँ ऐसा बोला है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग और अगस्ती एग्रोवेद ये दो फॉर्म में खेती का और मैन्युफैक्चरिंग का ये दोनों काम में हम लोग करते हैं। आयुर्वेदिक पुणे में जो ऑनलाइन ये सीरीज चालू की है उसमें आज का जो सब्जेक्ट है, मेरा काम इसी में है, इसीलिए वो दिया गया है, कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। आज का शायद ये हॉट टॉपिक होगा। तो परसों के लेक्चर में लास्ट स्लाइड मैंने जो दी थी उसमें एक बोला था कि नेक्स्ट सेशन इसी में होगा, नीड ऑफ कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये सोचने की नौबत आज क्यों आई है कि मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन करना चाहिए या फिर कल्टीवेशन में मेडिसिनल प्लांट्स लाना चाहिए। इसका पूरा थोड़ा थिंकिंग आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। चिकित्सा के चतुष्पाद जो है, वैद्य, रुग्ण, औषधि और उपस्थाता। इसमें परसों भी मैंने उसमें थोड़ा ये दिया था कि औषधि चतुष्पाद में से जो औषधि एक चतुष्पाद है उसका पूरे आयुर्वेद सिस्टम में कितना महत्व है। अगर अच्छी औषधि नहीं मिल पाती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है या रुग्ण चिकित्सा में क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सबको मालूम है। इसीलिए औषधि चिकित्सा करते वक्त जो महत्व का चतुष्पाद में से महत्व का जो एक पाद है औषधि, ये इसमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से ये वनौषधियां नष्ट होती गई है, तो इस पे सोचना मजबूरन, सबको मजबूरन सोचना पड़ रहा है कि इसे फिर कंजर्व कैसे करें या इसे उगाए कैसे या फिर इसे उपलब्ध कैसे करें। इसीलिए आज का जो टॉपिक है कि कंजर्वेशन की और कल्टीवेशन की जो नीड है वो क्यों है और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। और इसके लास्ट में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कल्टीवेशन का काम चालू है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। बेसिकली निसर्ग जो है, निसर्ग में जो भी जैव विविधता उपलब्ध है या बायो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके लिमिटेशन को देखते हुए कंजर्वेशन और कल्टीवेशन और निसर्ग ये सब
एक में घुले हुए हैं, मतलब कंजर्वेशन इज इक्वल टू कल्टीवेशन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसके बारे में आगे बोलूंगा। तो जब ये मेडिसिनल प्लांट्स को हमें प्रिजर्व करना है या फिर उसे संभालना है या फिर कल्टीवेशन में लाना है, तो जो अभी जो स्टॉक अवेलेबल है उसे प्रिजर्व करना, उसको उसको प्रोटेक्शन करना और रिस्टोरेशन करना, ये तीनों चीजें करके हम लोग अभी का जो बायो रिसोर्सेज जो है अवेलेबल जो है उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अदरवाइज आगे के 20-50 सालों में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रोटेक्शन यानी जो स्पीसीज अवेलेबल है, जो प्लांट्स अभी अवेलेबल है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसे तोड़ने से बचाना। जो भी जंगल अभी अवेलेबल है 33% बोला जाता है, लेकिन इतना फॉरेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसे प्रोटेक्ट करना। वहाँ की जो मेडिसिनल प्लांट्स है, वहाँ की जो स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है, इंडेंजर्ड है, जो भी स्पीसीज है जो लगने वाली है, उसे प्रोटेक्ट करना यानी उसका संरक्षण करना। बाद में उसका आता है प्रिजर्वेशन। कुछ स्पीसीज एंडेंजर्ड होती है, उसके बाद एक्सटिंक्ट होती है, समाप्त होने लगती है, तो उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। तो प्रिजर्वेशन की अलग अलग मेथड्स हो सकती है। उसमें हम लोग खुद का जर्म प्लाज्म डेवलप कर सकते हैं, या जहाँ पे जो प्लांट अवेलेबल है उसको वहीं पे प्रिजर्व करना है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। और जो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर जो खत्म होने को की कगार पर है, उसे रिस्टोर करना यानी उसी प्लांट्स को वापस उसी हैबिटेट में या फील्ड में उसे रिस्टोर करना, जबकि वो अपने आयुर्वेद इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उसे उपयोग में लाया जा सके। मेरा हर बार यही मानना रहता है कि कल्टीवेशन अगर मेडिसिनल प्लांट का करते हैं, वो एज गुड एज कंजर्वेशन ऑफ द नेचर होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, अनंत मूल का कल्टीवेशन या शतावरी का कल्टीवेशन या जो भी मुसली का है, जो भी प्लांट्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं, वो समझ लीजिए 1 एकड़ का हमने कल्टीवेशन किया। फॉर एग्जांपल अनंत मूल, जो हमारा एक प्रोजेक्ट अहमदनगर में चालू है, वैसा ही कोई एक प्रोजेक्ट हमने किया अनंत मूल का 1 एकड़ का अगर हमने कल्टीवेशन किया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लांट अगर हमने प्लांट किए हैं, 10,000 प्लांट कल्टीवेशन करने के बाद उसमें से जो यील्ड निकलने वाला है, वो यील्ड आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 टन के करीब, 1.5 या 2 टन, 1,500-2,000 किलो मटेरियल आपको ड्राइड रूट के स्वरूप में मिलेगा। अगर यही मटेरियल हम लोग जंगल से प्रोक्योर करेंगे, फॉरेस्ट से प्रोक्योर करेंगे, ट्रेडर से लेंगे, तो ट्रेडर हमें वो नेचुरली फॉरेस्ट से कलेक्ट करके देने वाला है। तो फॉरेस्ट से जब वो कलेक्ट करेगा तो 1,500 किलो या 2,000 किलो मटेरियल देने के लिए वो 10,000 प्लांट्स कम से कम सैक्रिफाइस करेगा। 8 से 10,000 प्लांट सैक्रिफाइस करेगा, उनको मारना पड़ेगा, मतलब उसको उखाड़ना पड़ेगा। मतलब फॉरेस्ट का पॉपुलेशन वो प्लांट का 10,000 से कम हो गया। अगर वही चीज हम लोग फील्ड में लाते हैं, फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, तो नेचुरली हम फॉरेस्ट का मटेरियल नहीं लेंगे। तो समझ लीजिए मेरा एक 2,000 किलो का ऑर्डर है और मैंने उसमें एम्फोसिस किया कि मैं कल्टीवेशन वाला ही मटेरियल लूंगा, मैं फॉरेस्ट का मटेरियल नहीं लूंगा। तो नेचुरली इनडायरेक्टली मैंने फॉरेस्ट के मटेरियल को कंजर्व किया। अगर हर व्यक्ति, हर वैद्य, हर फार्मेसी यही सोचेगी, जितना कल्टीवेशन हो सके मटेरियल का, जितना प्लांट्स का कल्टीवेशन हो सके, उतनी अगर स्पेसीज हम कल्टीवेटेड यूज करेंगे, तो नेचुरली फॉरेस्ट का जो लोड है, फॉरेस्ट के ऊपर, बायो रिसोर्सेज के ऊपर जो लोड आने वाला है, वो हम लोग कम करेंगे। इसीलिए कल्टीवेशन एज इक्वल टू कंजर्वेशन हो सकता है। तो इसीलिए ये नीड ऑफ कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन की इस पे सोचना मजबूरन भारी पड़ रहा है। कल्टीवेशन और कंजर्वेशन का अच्छी तरह से आगे से उसके ऊपर थोड़ा जोर देना जरूरी है। अभी कल्टीवेशन कंजर्वेशन का जो है वो अभी क्यों चालू हुआ या फिर अभी उसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी सब लोगों को मालूम है, वैद्य लोगों को मालूम है, जो प्रैक्टिशनर है या फार्मेसीज है, कोई भी मेडिसिन आप मार्केट में लेने जाते हैं, तो अगर आप बॉम्बे मार्केट जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि ये
अच्छा माल नहीं मिल रहा है तो 2 नंबर दे दूं, चालू वाला दे दूं, या फिर उसके अल्टरनेटिव ये नहीं मिल रहा है तो आप ये यूज करो। ग्रंथ में भी ऐसा दिया हुआ है कि उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तो। लेकिन पॉपुलेशन में ट्रिमेंडस ग्रोथ होने की वजह से, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ट्रिमेंडस ग्रोथ होने की वजह से बायो रिसोर्सेस पे उसकी जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है, मतलब उसके ऊपर ही सब डिपेंडेंट है, इसलिए उसकी डिमांड बड़ी है। यही एक मेजर कॉज है ग्रोथ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। उसके बाद आयुर्वेद का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, शुरू में एशिया में, मतलब भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ जो अपना पूरा खंड था, वहीं पे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हुआ था या फिर आयुर्वेद पला बढ़ा था। उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बढ़ी, एयर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, या टाइम पीरियड कम लगता है, ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हुआ कि आज मटेरियल अगर बेचते हैं तो तीसरे चौथे दिन अमेरिका में डिलीवरी हो सकता है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से कुछ देशों ने आयुर्वेद को स्वीकार किया है या फिर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स को माना है, आयुर्वेद को अपनाया है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के दवाइयों की डिमांड बहुत बड़ी है। नेचुरली उसका सब लोड आता है बायो रिसोर्सेज पे। और भारत का जो बायोडाइवर्सिटी है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, ये उसकी संख्या भी अमर्यादित है, बहुत है। नेचुरली कुछ प्लांट्स तो ऐसे है कि वो एंडेमिक है, मतलब वो भारत में ही पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। उसका भी आगे थोड़ा देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आयुर्वेद के ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। और ये आयुर्वेद जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ है। साइड इफेक्ट्स कम होने की वजह से इफेक्टिव है, या ट्रेड अच्छा हो सकता है। पुराने जमाने में भी ट्रेड होता था, उसको लिमिटेशन आते थे। अभी ट्रांसपोर्ट की वजह से, इजी ट्रेड होने की वजह से आयुर्वेद दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। अभी ये फॉरेस्ट में जो पूरी दुनिया बायो रिसोर्सेस के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, एटलीस्ट मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अर्बनाइजेशन जो हुआ, उसकी वजह से घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए जो फॉरेस्ट ओवर एक्सप्लॉइट किए गए, तो उसकी वजह से जाने अनजाने में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स नामशेष हो गए, कम हो गए, जो मिलना मुश्किल है। इसमें ट्री स्पेसीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि ट्री स्पेसीज को कम से कम 10-15 साल, 20 साल मैच्योर होने में लगते हैं। अगर उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग होना है, तो जब वो प्लांट कट जाता है या फिर उसको काट दिया जाता है, तो उसके लिए वापस 15-20 साल हमें राह देखनी पड़ती है। इसीलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ये मेडिसिनल प्लांट्स मिलना भी बहुत बुरा पास हुआ है। इसीलिए ये कंजर्वेशन, कल्टीवेशन की नीड ज्यादा महसूस होती है। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट इज मच चीपर देन द सोर्सेस ऑफ द कल्टीवेशन। अभी फिलहाल में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं गुड़ुची का। अभी गुड़ुची 25-30 रुपए किलो में या 40 रुपए किलो में हमें मिलती है। आप बाजार में जाएंगे तो कोई भी सब्जी आपको 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगी। फिर भी मेडिसिनल प्लांट्स का वैल्यू इतना कम है, 40 रुपीज के जी। ये क्यों होता है? ये फॉरेस्ट से कलेक्शन होता है, जहाँ पे वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है। मतलब जो लेबर काम करेंगे वो 200 रुपये, 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम करेंगे, तो वो इसीलिए वनस्पतियां कलेक्ट करके दे सकते हैं, कम रेट में मिलती है और आगे कम रेट में जाती है। इसीलिए कोई फार्मर इजीली कल्टीवेशन में शिफ्ट नहीं होता। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज जो मेडिसिनल प्लांट्स का है, जो कलेक्टर्स है या वेंडर्स है, इनका मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज कम होने की वजह से, या फिर वो मेडिसिनल प्लांट्स अच्छी तरह से न जानने के कारण, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जो अनजाने में तोड़े जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। बीच में मेरा जो एक सप्लायर है, उसे हमने पूछा कि पाडल यानी दशमूल का पाटला जिसे बोलते हैं, वो प्लांट हमें चाहिए 100 किलो, 200 किलो उसके रूट चाहिए। तो उसने कहा कि उसके रूट नहीं मिलते, हम लोग उसका आपको स्टेम देंगे।
बोला प्लांट इतने अवेलेबल है क्या? तो उसने एक जो फोटो भेजे थे वो पूरे क्लाइंबर के थे, बड़ा क्लाइंबर था। तो क्लाइंबर कट करके उसके टुकड़े अगर वो पाटला करके अगर बेचते हैं तो आपको अच्छी दवाई तो नहीं मिली, एक बात मतलब ओरिजिनल पाटला या पाडल जिसे कहते हैं वो आपको नहीं मिली, और अनजाने में दूसरा कोई प्लांट हमने निसर्ग से नष्ट किया। ऐसा बहुत बार होता है। एक कल के परसों के स्लाइड शो में मैंने एक शालीपर्णी का एग्जांपल दिया था। वेंडर ने शालीपर्णी का फोटो भेजा, हम लोग यहाँ से शालीपर्णी करके यही प्लांट देते हैं, वो था क्रोटोलेरिया स्पेसीज। मतलब शालीपर्णी तो आपको नहीं मिला, उसकी जगह दूसरा एक स्पेसीज उखाड़ के दे दिया। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दूसरे कोई प्लांट्स भी हम लोग इनडायरेक्टली उसे नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये इनडायरेक्टली आगे इंडिकेट करता है कि आपको कंजर्वेशन की कितनी जरूरत है और कल्टीवेशन की कितनी जरूरत है। बीच में कवच बीज मार्केट में अभी भी चल रहा है, जिसे जैक बीन्स कहते हैं। ये कवच बीज राइट साइड में नीचे जो व्हाइट बीन्स है ये एडिबल है। इसके सीड कवच बीज करके मार्केट में बेचे जा रहे थे, अभी भी मार्केट में मिलेगा। आपने बहुत सारे लोगों ने शायद यही कवच बीज देखा है, मार्केट में मिलता है। ये कवच बीज नहीं है, ओरिजिनल कवच बीज का प्रकार यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। ये यूज करना अपेक्षित है, ये सफेद कवच कवच बीज की बात कर रहा हूँ, ये यूज करना अपेक्षित है, लेकिन मार्केट में ये मिलता है। ये लैक ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी वनस्पतियां या फिर जो मेडिसिन है वो गलती से दूसरा सप्लाई होने के कारण अच्छी वनस्पतियां हम लोग नष्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल तो हमें नहीं मिल रही। और एक दूसरा कारण ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनीज जो है ये आयुर्वेद सेक्टर में उन्होंने एंटर किया। फॉर एग्जांपल ग्लैक्सो है, विको है, डाबर है, हिमालय, पतंजलि। ग्लैक्सो का बहुत पहले मैंने एक प्रोडक्ट सोनामुखी का प्रोडक्ट देखा था। अभी सोनामुखी 100% कल्टीवेटेड मटेरियल आता है। ग्लैक्सो एक बहुत बड़ा परचेसर थी सोनामुखी का। ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनियां आने के बाद मार्केट में पूरे रॉ मटेरियल की डिमांड इतनी बड़ी है। ये आयुर्वेद की कंपनियां हैं, इसके बावजूद बहुत सारी फाइटोकेमिकल वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसका एक्सट्रैक्ट निकालती है। अगर ऐसी कंपनियां आती है तो उनका जो खाना है, मतलब ये रॉ मटेरियल का जो डिमांड है वो टनों में है। तो इसके डिमांड होने के कारण ये पूरा लोड आएगा बायोडाइवर्सिटी पे या अपना बायो रिसोर्सेस पे, और ये सब आएगा भारत के ऊपर ही आएगा मैक्सिमम, क्योंकि आयुर्वेद का ओरिजिन इधर है और फोर्थ लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स यही पाए जाते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे पतंजलि का। 4 साल पहले फुटकी का कुछ प्रोडक्ट, मतलब फुटकी का डिमांड उनका अचानक बढ़ने के कारण बॉम्बे आने वाला माल जो भी है या पूरा भारतवर्ष में जाने वाला माल पूरा उन्होंने वहां पे शिफ्ट किया। मैक्सिमम आती है नेपाल से, और इन्होंने ये पतंजलि ने कुटकी खरीदने के बाद ऐसा हुआ कि रेट उसका एकदम बढ़ गया। जो कुटकी 600 रुपया 500-600 रुपये किलो थी वो 3000 रुपये किलो हो गई एक दो महीने में। तो ऐसे बड़े कंपनियों के इंटर होने की वजह से रॉ मटेरियल के ऊपर का बोझ बढ़ता जाने वाला है, और वैद्यों को या छोटी कंपनियों को मटेरियल मिलना मुश्किल होने वाला है। तो ये इनडायरेक्टली एरो जाता है कल्टीवेशन की तरफ। अभी नेक्स्ट ऐसा है कि कुछ कंपनियों को दवाई बनानी है तो उसमें जो कंटेंट चाहिए या जो उसका रिजल्ट चाहिए तो उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर रिसर्पिन निकालना है तो रॉल्फेस लेना उचित है, क्योंकि उसमें सरपेंटिन का रिसर्पिन का जो कंटेंट है वो ज्यादा है। रॉल्फे टेट्राफाइला लेंगे तो उसमें कम आने वाला है। तो नेचुरली कंपनी डिमांड करेगी मुझे रॉल्फे सरपेंटिना का ही रूट चाहिए। कोई कैंसर के ऊपर दवाई बना रहा है उसे नरक्या का प्लांट चाहिए, वो कहेंगे हमें ओरिजिनल कैम्प्टोथिसिन निकालना है तो ये नरक्या का प्लांट चाहिए। या ग्लोरियसा सुपरवा कल्लावी जिसे बोलते हैं उसमें से कोल्चिसिन निकालते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा यूज होता है।
वो चाहिए, तो नेचुरली उनको उसका ही सीड चाहिए। तो इसीलिए जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड ज़्यादा है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए। तो ये नेचुरली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रह के हो नहीं सकता। इसमें अगर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो जो मटेरियल आने वाला है उसका एज आपको मालूम नहीं है, उसका लाइफ आपको मालूम नहीं, कौन सा प्लांट कितने एज है और कितने एज का है, कितने साल का प्लांट है। ये नया लगाया हुआ 6 महीने का है, 2 साल का है, 4 साल का है, कुछ मालूम नहीं। इसीलिए ओरिजिनल रॉ मटेरियल पे ही सर्टन कंपोनेंट्स निकालने के लिए ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल होना ही जरूरी है। उसके बाद जो फाइटोकेमिकल में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो एक्सट्रैक्शंस के बहुत एडवांस मेथड्स डेवलप हो चुके हैं। CO2 एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक निकालते हैं। तो इसीलिए वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड्स एडवांस डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी की वजह से डिमांड बहुत सारी बढ़ी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया नरक्या का, कर्णावी का है, टर्मरिक का मार्केट बहुत बड़ा है। कुरकुमीन जो निकालते हैं तो उनका फैक्ट्री का जो डिमांड रहती है वो टनों में रहती है, 5 टन, 10 टन, 100 टन, 1000 टन ऐसे। या फिर ऑल थे सर्पगंधा, सर्पेंटिना का है, सर्पेंटिन निकालते हैं, रिसर्पिन निकालते हैं। तो उसके लिए ये उनको सर्पगंधा के ओरिजिनल रूट्स टनों में चाहिए होते हैं। कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे प्लांट्स यूज किए जाते हैं। एलोवेरा जो है वो कमर्शियली कल्टीवेशन में लाया जा चुका है। अनंत मूल है, ये डेकालेपिस हैमिल्टन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन मार्केट में जो मिलता है ये ही प्लांट है। ये भी कॉस्मेटिक में जाता है। टर्मरिक है, चंदन है, आंवला है। इसकी बहुत सारी कॉस्मेटिक की डिमांड बढ़ने की वजह से ये बायो रिसोर्सेस को प्रोक्योर करना इम्पोर्टेंट हुआ है। नेचुरली वो इंडिकेट करता है कल्टीवेशन की तरफ। अब एक थोड़ा मॉडर्न का व्यू देखेंगे ये बायो रिसोर्सेज की तरफ। मॉडर्न मेडिसिन का जो लिमिटेशंस है, अभी जो करंट सिचुएशन में आपने देखा होगा कि कोरोना में भी अभी तक कोई दवाई नहीं मिली है। तो नेचुरली सब लोगों की निगाह जो पड़ी है वो आयुर्वेद के ऊपर पड़ी है। बायो रिसोर्सेज प्लांट में कोई मिलेगा, प्लांट में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो कोरोना को कंट्रोल में करेगा। तो केमिकल ओरिजिन मॉडर्न मेडिसिन के सीवियर साइड इफेक्ट होने की वजह से उनको लिमिटेशन आते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि केमिकल रॉ मटेरियल का शॉर्टेज जो है वो क्रिएट करना, कुछ माइनिंग आइटम है या फिर केमिकल से जो ये धरती से मिलेंगे या फिर माइनिंग से मिलेंगे, जो भी है उसका शॉर्टेज हो सकता है भविष्य में, उसको लिमिटेशन, उसका स्टॉक लिमिटेड है। ये सभी को वापस आना है बायो रिसोर्सेज पे। मतलब पहले पुराने जमाने में एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड निकालते थे प्लांट ओरिजिन से। प्लांट ओरिजिन से निकालेंगे, उसका यूज करेंगे, जो क्रिस्टल्स है वो यूज करेंगे टैबलेट बना के। बाद में ऐसा हुआ कि वो निकालना करना मुश्किल है, इसीलिए उसका मॉलिक्यूल बनाया, फिर आर्टिफिशियली सैलिसिलिक एसिड डेवलप किया और ये टैबलेट मार्केट में आ गई। लेकिन उसको भी अभी लिमिटेशन है, इसीलिए सबको वापस आना है बायो रिसोर्सेज पे ही सब लोग डिपेंड करेंगे। और ये बायो रिसोर्सेज जो ड्रग्स है ये मैक्सिमम सेफ समझे जाते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोरोना का अभी जो कल कल की न्यूज़ है, बट भूषण सर और ये इनका जो काम होने वाला है या फिर उन्होंने जो दवाई ये सुझाई है, अश्वगंधा है, ज्येष्ठमध है, आमलकी है, या जो भी 2-4 दवाई है, अश्वगंधा का काम अभी होने जा रहा है या फिर और भी कोई रिसर्च प्रपोजल्स आएंगे, उसमें भी ये प्लांट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सभी को उधर ही जाना है। ये लिमिटेशंस की वजह से सभी को उधर ही जाना है। आयुर्वेद रहेगा या फाइटोकेमिस्ट्री रहेगी, जो भी है वो प्लांट ओरिजिनेटेड ही ड्रग्स के ऊपर काम करेंगे। होम्योपैथी वाले भी रहेंगे, जो भी रहेंगे वो आयुर्वेद और मतलब प्लांट ओरिजिनेटेड द्रव्य पर ही काम करेंगे। इसीलिए नीड ऑफ बायो रिसोर्सेस इसी के ऊपर फोकस जाता है, क्योंकि आपको वापस जाना है बायो रिसोर्सेस पे। ये आप कहाँ से लाएंगे? अगर अश्वगंधा सक्सेसफुल हो गई कोरोना पे, तो अश्वगंधा कहाँ से आएगी? आपको नेचुरली कल्टीवेशन पे जाना पड़ेगा। आप फॉरेस्ट में से अश्वगंधा तो बंद हो गई, कब की बंद हो गई? अभी पूरा 100% आता है वो कल्टीवेटेड आता है, तो आपको वापस उधर ही जाना है। इसीलिए ये सब इंडिकेट करता है कल्टीवेशन के तरफ।
इसी 2-3 स्लाइड से आपको ये पता चला होगा कि हम लोग कौन सी कगार पर है, हम लोग कहाँ पे बैठे हैं। इसके रॉ मटेरियल की डिमांड के बारे में सोचेंगे तो आपको कल्टीवेशन का बहुत गंभीरता से सोचना जरूरी है। अभी आयुर्वेदिक, हर्बल एंड अदर मेडिसिन का जो टोटल इंडस्ट्री है, उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया अभी इसको यूज कर रही है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जो पाकिस्तान में मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं, बांग्लादेश में, ये पूरा आयुर्वेद का ही सेक्टर था पहले से, वहां से बहुत सारी दवाई आती थी, एक ही था पूरा, एक कोई अलग अलग नहीं था। अफगानिस्तान था, तो वहां से पहले मटेरियल मिलता था, जो प्लांट अमेरिका में नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका का कोई व्यक्ति इसे यूज कर रहा है क्योंकि ये ग्लोबलाइज हुआ है। इंडिया का कोई डॉक्टर वहां पे जाके दवाई देता है तो वहां का आदमी भी ये दवाई कंज्यूम करेगा। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट होने के वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कम हो गए। अब जब वैद्य लोग दुकान में जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो आपको मालूम, जो सीनियर वैद्य है उनका एक ऑब्जर्वेशन रहेगा कि 10 साल पहले अनंतमूल 50-60 रुपए किलो था, अभी अभी लेने को जाएंगे तो आपको मिलेगा 800-900 रुपए किलो। ये क्यों हुआ है? ये कोई जीडीपी ग्रो होने की वजह से नहीं हुआ है, ये बायो रिसोर्सेस कम होने की वजह से हुआ है। मटेरियल आगे से नहीं आ रहा है, फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया है, उसको खत्म किया। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कम होने के बाद सप्लाई नेचुरली कम होता है। आगे का जो आगे का जो सप्लायर है वो नेचुरली सप्लाई नहीं कर पाता है, इसीलिए सप्लाई कम हुआ, शॉर्टेज बढ़ गई कोई भी दवाई की। अभी आप गूगल का एग्जांपल देखिए, गूगल 10-20 साल पहले जब हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था, 50-60 रुपए किलो से लेके अभी 1400-1500 रुपए किलो तक आ गया, लेकिन फिर भी शॉर्टेज है। हम लोग 200 किलो का ऑर्डर देंगे तो 100 किलो का बोरी आता है। पाकिस्तान से अभी जो ट्रेड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से वो भी बंद हुआ है, इसीलिए शॉर्टेज इनडायरेक्टली कोई भी सिचुएशन आती है तो शॉर्टेज क्रिएट होती है। अगर इस लिमिटेशन आती है तो शॉर्टेज होता है। उसके बाद जो परसों के लेक्चर में मैंने बोला था कि अडल्ट्रेशन क्यों होता है, कि शॉर्टेज होने की वजह से अडल्ट्रेशन बीच में सोचा जाता है और अडल्ट्रेशन को प्रमोशन मिलता है, लोग अडल्ट्रेशन करते हैं क्योंकि क्वांटिटी पहुंचा नहीं है। हमें मटेरियल देना है, वैद्यों को लेना है, फार्मेसियों को डिमांड है कि मुझे आज के दिन में 10 टन माल चाहिए, आप कुछ भी करो। कुछ भी करो का मतलब वो अडल्ट्रेटेड मटेरियल आता है, 10-20% अडल्ट्रेशन होके आता है। अडल्ट्रेशन के बारे में परसों में बोला हूँ कि दूसरा स्पीसीज आता है, जो भी है वो ये सब ये होने को चालू होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद उसका इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। अभी आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि पिछले 10-20 साल 50 सालों में कोई भी दवाई का, कोई भी रॉ मटेरियल का रेट कम नहीं हुआ है। 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक का जो ग्राफ है वो ऊपर ही है, नीचे कोई भी ग्राफ अभी तक नहीं आया कि दवाई अभी मुबलक होने की वजह से 10 रुपए किलो मिलने लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। रेट बढ़ता ही जाता है उसका, हर दवाई का स्पीड कम ज्यादा रहेगा लेकिन रेट बढ़ता ही जाता है। ये विश्व चक्र है, इसीलिए ये सब वापिस आता है नीड ऑफ कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन। अब ये सोचने की बात है कि ये पूरा देखने के बाद हमें इसके ऊपर कितनी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कल्टीवेशन का और कंजर्वेशन का, जो है उसे कंजर्व करो, और जो नहीं है, जो खत्म होने को आया है, या फिर एक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन में अगर इसको लाया जाता है तो वो अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का भी पिछले 10-15 सालों से कल्टीवेशन के ऊपर बहुत जोर रहा है। आयुष का एनएमपीबी के माध्यम से, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से कल्टीवेशन के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत चलाई जा सकती है। वे कल्टीवेशन में काम करेंगे तो उसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप होना बहुत जरूरी है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है? जब से इंसान ने पृथ्वी पे अपना जम बसा है तो खाने के लिए गेहूं रहेगा, ज्वारी है, चावल है, जो भी है, वो पहले वो फॉरेस्ट में रहता था। उसको जैसे ही पता चला कि ये
उगाने से उगता है या फिर अच्छी तरह से यील्ड मिलता है, स्टोर कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं, बारिश में यूज कर सकते हैं, साल भर यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो संशोधन होता गया और फूड आइटम सब जो हम लोग खाते हैं अभी उसका एक प्रोटोकॉल रेडी हो गया। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस उसकी फिक्स हो गई। चावल उगाने की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अभी फिक्स है, उसमें रिसर्च होता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो फिक्स है। गेहूं कैसे उगाते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे हार्वेस्ट करते हैं और कैसे उसको रोटी बना के खाते हैं, पूरा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस खाने तक का पूरा डेवलप्ड है। लेकिन मेडिसिनल प्लांट का अभी तक कुछ प्लांट्स के ऊपर काम चालू है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर काम करना बाकी है। इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसे गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। इसमें काम करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो अभी ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हैं, वही उनका एक फुटप्रिंट समझ के उसके आगे आगे का आदमी दूसरा काम करेगा। इसी तरीके से ये डेवलप होता जाएगा और कुछ प्रोटोकॉल तैयार होते जाएंगे। अभी इसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में क्या करना पड़ेगा, ये मेरी जो सोच है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर कल्टीवेशन की जो मेथड्स है वो डेवलप करना, और मेडिसिनल प्लांट्स को इन सिटू या एक्स सिटू कल्टीवेशन में लाना, यही एक बहुत बड़ा उपाय इसके ऊपर हो सकता है आगे। बाद में आएगा टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन। अभी इसमें बहुत सारे लोगों का मतभेद हो सकता है। टिश्यू कल्चर अगर यहाँ पे एंटर हो गया तो प्रॉब्लम आएगा, ये सही है, सब सही है। लेकिन अगर सब लोगों की डिमांड हमें पूरी करनी है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रोपोगेट नहीं होते सीड से, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इनका प्रोपोगेशन इजी नहीं है, तो उन्हें टिश्यू कल्चर में लाना या उसके प्रोपोगेशन के मेथड्स ढूंढना एक चैलेंज हो सकता है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में एक रिसर्च का या फिर काम करने का एक अच्छा एरिया हो सकता है। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, मतलब जो कलम करते हैं प्लांट्स को बेटर वैरायटीज के लिए। कलम करना यानी मुझे जल्दी फल चाहिए इसके लिए करना, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। बेटर वैरायटीज भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स डेवलप करना, ये भी एक बात उसमें हो सकती है। सीड प्रिजर्वेशन, सीड बैंक और जर्म प्लाज्म ये मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स ऐसे हैं कि जो नष्ट होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। जो पृथ्वी से एक बार नष्ट हो गया तो उसको हम लोग वापस प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसको वापस ला नहीं सकते। कोई भी प्लांट अगर पृथ्वी से लास्ट जो भी अवेलेबल है वो खत्म हो गया तो हम लोग उसको वापस ला नहीं सकते। उसका कुछ हमारे पास सीड नहीं है, कुछ टिश्यू कल्चर का कोई कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको वापस हम लोग तैयार नहीं कर सकते। ये निसर्ग है। इसीलिए उसका सीड प्रिजर्वेशन, सीड बैंक डेवलप करना या जर्म प्लाज्म मेंटेन करना कि जो दुनिया को बाद में सप्लाई कर सके मदर प्लांट्स, ऐसा करना ये बहुत जरूरी है। या फिर गुड ब्रीड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स के अच्छे ब्रीड तैयार करना। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आंवला जो है, आंवला का बहुत सालों से एग्रीकल्चरल, ये फूड में भी आता है, इसलिए एग्रीकल्चरल में उसको बहुत पहले लिया गया है। आंवला फॉरेस्ट का चाहिए, देसी आंवला चाहिए, छोटा साइज वाला वही चाहिए। च्यवनप्राश में 500 आंवले दिए तो 500 कौन सा लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, उसमें कंट्रोवर्सीज बहुत है। लेकिन अगर सप्लाई करना है पूरी इंडस्ट्री को, पतंजलि का अकेले का ही परचेज समझो हजारों टनों में रहेगा आंवले का, तो ये फॉरेस्ट में से आंवला, कच्चा आंवला कहाँ से निकाल के लाएंगे। इसीलिए आपको कल्टीवेशन पे जाना है। कल्टीवेशन पे जाना है तो फार्मर लोगों की अलग ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उसके ऊपर पेस्ट आते हैं, कीड़ कीड़ पड़ती है, मतलब वो फल जो है वो उसको कीड़ लग जाती है, प्लांट को प्रॉब्लम आता है, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। कल्टीवेशन में आएंगे तो उसी हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। इसलिए अच्छे अच्छे ब्रीड तैयार करना, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट ब्रीड रहेंगे। या च्यवनप्राश को पल्प लगता है तो पल्प जिसमें ज्यादा है, ऐसा आंवले का अगर संशोधन किया है, मतलब उसका है अभी मार्केट में, तो वो ज्यादा चलेगा। आंवला में नरेंद्र आंवला 7 करके जो वैरायटी, NA7 करके जो वैरायटी है, वो पल्प ज्यादा देती है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, उसका यील्ड भी ज्यादा है। ये वैरायटी जो है वो डेवलप करना, ये कोई
केमिकल प्रोसेस नहीं है, निसर्ग में ही जो जहाँ पे जो अच्छा प्लांट मिलेगा उसको लाके उसको डेवलप करना है दूसरे प्लांट के ऊपर। अच्छा, ये गुड ब्रीड डेवलप करना बहुत जरूरी है। आंवले का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स में हम लोग कर सकते हैं। अभी राजस्थान में एक बीच में मुझे फोन आया था, वहाँ की एक लेडी है, उनका सर्पगंधा के ऊपर काम चालू है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से सर्पगंधा के सीड कलेक्ट करके या प्लांट्स कलेक्ट करके वहाँ पे उसके अलग अलग डेमो प्लॉट वहाँ पे लगाए। तो समझो महाराष्ट्र की सर्पगंधा है, छत्तीसगढ़ की है, एमपी की है और वेस्ट बंगाल की है। तो कौन से सर्पगंधा में रिसर्पिन या फिर उसका टीएलसी करके जो भी उसका अल्कोहल परसेंटेज रहेगा या केमिकल कांस्टेंट रहेंगे जो अच्छा आएंगे या फिर जो प्लांट अच्छा ग्रो होगा, उससे वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस में ला सकते हैं। यही एक रिसर्च का व्यू है मेडिसिनल प्लांट्स में। ये चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे स्पीसीज आने बाकी है उसमें, लेकिन एक एग्जांपल दिया हूँ आपको। बाद में आता है कि फार्मर का व्यू देखेंगे तो उसे चाहिए कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा यील्ड कैसे आए। मतलब 1 एकड़ में कितने प्लांट बिठाने हैं। अगर आपको दशमूल की स्पीसीज है, बृहद पंचमूल में पाटला, बिल्व, शिवन जो भी है, उसको आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप उसमें से रूट निकालेंगे। मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम यील्ड की करने के लिए अगर आपको करना है तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डाबर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। ये फार्मर का व्यू देख के उसके ऊपर काम, ये भी एक रिसर्च का या फिर आगे वैद्यों के लिए या फिर जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। एग्री इंजीनियरिंग जो है मेडिसिनल प्लांट्स में, एग्री इंजीनियरिंग का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीनरीज है, पॉली हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, जो भी है। तो यह जैसे फूड में यूज करते हैं उसे हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का भी लाभ उठा सकते हैं और ये जो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का जो काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। बाद में आता है कलेक्शन प्रैक्टिसेस। कलेक्शन प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है क्योंकि दशमूल का बड़ा प्लांट का अगर रूट निकालना है तो उसका कलेक्शन कैसे करें, उसका कलेक्शन करते टाइम रूट कैसे निकाले, किसी चीज का बार्क चाहिए, अर्जुन का बार्क चाहिए तो बार्क कैसे निकाले, इसकी कुछ मेथड होनी चाहिए। ग्रंथ में दिया हुआ है, लेकिन आप जब लार्ज स्केल में करेंगे, आपको समझो क्लिनिक में चाहिए तो अर्जुन का 10 इंच बाय 10 इंच का टुकड़ा निकाल के आप ला सकते हैं, अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों को 1 टन माल देना है तो 1 टन कैसे निकालेंगे। जब आप उसका कल्टीवेशन करेंगे, प्लांट को भी लाइव रखना है, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है, उसको मरने नहीं देना है, उसके बावजूद उसका बार्क निकालना है। तो इसके लिए उसके कलेक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो भी आगे इसके ऊपर काम करना जरूरी है। ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। इन सिटू और एक्स सिटू कल्टीवेशन हमने अभी जो देखा, ये इन सिटू और एक्स सिटू में काम करना बहुत जरूरी है। ये जो पिक्चर है ये ऊपर का कुटकी का कल्टीवेशन है उत्तराखंड में। नीचे जो है वो अनंतमूल का हमारे फील्ड का फोटो है। अनंतमूल का ये एक्स सिटू कल्टीवेशन में आता है, इसके बारे में आगे सोचेंगे। ये कुटकी का फील्ड फोटो है, उत्तराखंड में जो कल्टीवेशन होता है कुटकी का। यहाँ पे इन सिटू कल्टीवेशन अगर सोचेंगे तो इन सिटू का मतलब है ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट कल्टीवेशन। मतलब फॉरेस्ट में जहाँ पे ये पौधा पाया जाता है वहीं पे उसका कंजर्वेशन करो या वहीं पे जंगल में जाके कल्टीवेशन करो। जो उसका हैबिटेट है वो हैबिटेट जो आजू बाजू वाले जो पौधे हैं उसका जो नैसर्गिक अधिवास है उसी में उसका कल्टीवेशन करो या फिर उसमें जाके उसके बीज लगाओ, पौधे लगाओ, वो नेचुरली उसी के एरिया में बढ़ेगा। एक उसका एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश में कुटकी का जो कल्टीवेशन करते हैं, तो इन सिटू कंजर्वेशन का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। फॉरेस्ट में आदिवासियों को लैंड दी जाती है तो वहां पे उनको बोला जाता है कि आप वहीं पे करो, तो निसर्ग में एज अ नेचुरल वो लगाए जाते हैं। ये कल्टीवेशन का साइट का फोटो है कुटकी का, हिमाचल का, सॉरी उत्तराखंड का। बाद में आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये आता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। मतलब कुटकी को जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उत्तराखंड, हिमाचल जो भी है, वहां से उसको उठा के थोड़ा निचले प्रदेश में लाएंगे या महाबलेश्वर में लाएंगे
या फिर अनंतमूल का हमने जो प्रोजेक्ट किया आंध्र प्रदेश में, उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहां से उठा के उसको अहमदनगर लेके आए, महाराष्ट्र में वो स्पीसीज रिकॉर्डेड नहीं है, इससे बोल सकते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन, मतलब दूसरी जगह पे जाके उसको कल्टीवेशन करना। स्ट्रॉबेरी का एक एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी अपने भारत का या फिर महाबलेश्वर का क्रॉप नहीं है, ये बाहर का है, लेकिन उसको पूरा जो लोकेशन है या फिर जो रिसोर्सेस, जो हवा है, पानी है, जो भी है, उसको सूट हुआ और ये यहाँ पे सेट हो गया प्लांट, तो ये हो गया एक सिटू कंजर्वेशन। इसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट में भी हम लोग सोच सकते हैं कि अनंतमूल का एक सिटू कंजर्वेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है अहमदनगर का, वो सक्सेसफुली हमने किया। अभी ये मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन का या स्पेसिफिकली अनंतमूल के बारे में हम लोग सोचेंगे। इसका जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या आता है। एक एक प्लांट के अनंतमूल एक एग्जांपल लेके हम लोग सोचेंगे। अनंतमूल जो है, जो डेकालिपिस स्पीसीज है, ये 2015 में एंडेंजर डिक्लेयर की गई, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है प्लांट का आंध्र प्रदेश में से ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हो गया। 2015 में उसका सर्वे हुआ और ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन खत्म हो गया, जो सालों से चलता आ रहा था। तो नया प्लांट लगाना, ये कोई इसका कल्टीवेशन अभी होता नहीं है। जो नेचुरली बढ़ेगा फॉरेस्ट में, वही उसको बढ़ाएगा। जब हम उसका, ये जो डेकालिपिस है, ये क्लाइंबर होता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ता है, हमें रूट चाहिए। जब रूट निकालेंगे तो पूरा प्लांट कट होता है, मतलब आगे का जो साइकिल है, उसका फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सीड कलेक्शन है, सीड डिस्पर्शन है, फिर नया प्लांट बनना है, ये चेन हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम लोग प्लांट कलेक्शन फॉरेस्ट का ऐसे चालू रखेंगे तो अगले आने वाले 10-15 सालों में इसका पूरा ये वैनिश हो सकता है, मतलब पूरा फिनिश हो जाएगा। फॉरेस्ट का कोई भी स्पीसीज आपको मिलेगा नहीं, और उसका रूट यूज होने की वजह से पूरा प्लांट एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, पूरा प्लांट निकालना पड़ता है। तो एक्सटिंक्शन में जाने का थ्रेट है ये प्लांट को। थ्रेट ऐसा है ये, मतलब ये जंगल से नष्ट होने वाला है थोड़े ही दिनों में, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे चालू रहेगा तो। इसमें वीकनेस ऐसा है अनंतमूल का, इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में मिनिमम एफर्ट्स किए गए। फॉरेस्ट ने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी है, ट्राइबल जो है, जो कलेक्शन करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा वॉच रखना है, कंट्रोल करना, ये मिनिमम एफर्ट्स किए गए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए इसका एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चालू है। ओरिजिनल मटेरियल न मिलने की वजह से ये जो उसका वीकनेस है, ओरिजिनल मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हेवी अडल्ट्रेशन होने की संभावना है। मेजर प्रोजेक्ट्स कोई भी अभी तक कल्टीवेशन के उसके नहीं दिए गए। 2015 में हमारा पहला प्रोजेक्ट अनंतमूल कल्टीवेशन का यहाँ पे हुआ। उसके बाद अभी आंध्र से बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करके गए और उन्होंने उसको कल्टीवेशन में लिया है। 2015 के बाद अभी 2 साल से उसको कल्टीवेशन में ले रहे हैं, और उसका कोई अल्टरनेटिव अभी तक अवेलेबल नहीं है अनंतमूल का, इसीलिए उसी स्पेसीज के ऊपर हमें डिपेंड रहना है। और डेकालेपिस हैमिल्टोना ये एंडेमिक स्पेसीज है आंध्र प्रदेश के लिए, और ये थोड़ा तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में होता है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में किधर भी नहीं होता है। इसीलिए ये सोने की मुर्गी अगर समझे अनंतमूल को, तो वहाँ के फार्मर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे वर्ल्ड को अगर सप्लाई करना है तो इसे कल्टीवेशन में लाने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनंतमूल का डिमांड बहुत बड़ा है। ये प्लांट एंडेमिक है, मैंने अभी आपको बताया। ये इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर 900 रुपये 800 रुपये किलो से प्लांट बेचा जा रहा है, कल्टीवेशन में लाने के बाद अगर होता है तो फार्मर्स को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, अपना पैसा अपने इधर रहेगा, अपने बायो रिसोर्सेज का पैसा इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प करेगा। ये सपोर्ट इकोनॉमी को हो गया। अभी इसका प्रॉपर्टी जो है वो कैंसर में भी प्रूव हो चुका है, ये यूज होता है अनंतमूल जो, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो आगे आने वाले जो डिसीजेस है उसमें इसका अच्छा उपयोग होने की वजह से ये डिमांड में। अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये जो भी वीकनेसेस हमने देखे वो टोटली अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैरन लैंड जो है, जो पड़ी हुई जमीनें थी, आंध्र की रहेगी या फिर अभी अहमदनगर में अच्छा हुआ है तो महाराष्ट्र में भी उसको कल्टीवेशन में ला सकते हैं। बैरन लैंड्स में भी ये कल्टीवेशन किया जा सकता है, उससे पानी बहुत कम लगता है।
ये फार्मर्स के लिए ये नया क्रॉप हो गया मेडिसिनल प्लांट में, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक नया पैसे कमाने का या फिर सप्लाई लोगों की नीड कंप्लीट करने का एक जरिया हो सकता है ये प्लांट। नर्सरी रेजिंग में अभी हमारी खुद की नर्सरी है, वैसे ही इसका नर्सरी रेजिंग का भी अगर काम कोई करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो अलग का काम हो सकता है। टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं, उसके हाई यील्डिंग वैरायटीज है, अगर उसका रूट यील्ड किसी टिश्यू कल्चर प्लांट से ज़्यादा आ रहा है तो ये डेवलपमेंट होगा रिसर्च में, आगे अच्छा प्लांट मिलेगा। इस तरीके से अनंत मूल का एक SWOT एनालिसिस मैंने शॉर्ट इसमें आपको दिखाया, वैसे ही हर एक प्लांट को हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट था 2015 में, इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ कल्टीवेशन का। 4 एकड़ में कल्टीवेशन किया था, 4x2 पे 18 महीने का उसका लाइफ साइकिल था, 18 मंथ्स में उसका हार्वेस्ट किया है, 5000 सीडलिंग्स पर एकड़ लगाया। इसका कोई भी डाटा किसी ने भी कल्टीवेशन न करने की वजह से मालूम नहीं था, इसलिए हमने सोच के ये 4x2 का डिस्टेंस 18 मंथ्स या फिर कितना प्लांट्स पर एकड़, ये हमने खुद ही अपने मन से उसको एज्यूम करके किया है। उसके बाद ये डाबर के साइंटिस्ट यहाँ पे विजिट करके गए थे। ये प्लांट की डेवलपमेंट जो है 18 महीने में बहुत अच्छी तरह से मतलब हुई है। उसके बाद 18 महीने के बाद जब उसको निकाला है तो मैक्सिमम 2 किलो फ्रेश रूट एक प्लांट से एवरेज निकाला है, मतलब कुछ प्लांट को 5 किलो निकला है, कुछ 6 किलो निकला है, कहाँ आधा किलो निकला है। हमारे इधर ड्राउट कंडीशन ज्यादा होने की वजह से इसको मोर्टेलिटी भी आ गई, लेकिन मतलब 6 फीट से भी लंबे रूट्स निकाले, 60 mm थिकनेस से भी ज्यादा रूट्स निकाला है, और ये एवरेज 100 ग्राम पर प्लांट ड्राइड रूट्स का हमने एवरेज निकाला था, लेकिन ये 500 ग्राम तक जा सकता है। प्लांट का पॉपुलेशन भी जो 5000 हमने बोला वो 10,000 लगा सकते हैं, अभी थोड़ा अलग अलग उसके ट्रायल्स एरर्स हुए हैं। तो ये अलग तरीके से रिसर्च का एक प्रोडक्ट हो गया, कल्टीवेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अभी टिश्यू कल्चर का मैंने बोला था आपको, ये पुणे में राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे टिश्यू कल्चर का एक प्रोजेक्ट हमारा चालू था। वहाँ पे अनंत मूल के डेकालिपिस के टिश्यू कल्चर के ऊपर काम किया है। उसके प्रोटोकॉल्स भी अभी रेडी हुए हैं, मतलब अगर कोई प्लांटिंग मटेरियल कम पड़ रहा है, प्लांटिंग मटेरियल पहुँचाना है, ज़्यादा देना है, तो एक टाइप के सभी प्लांट सीड से जैसे जर्मिनेट होकर सीडलिंग्स निकलेंगे, वैसे ही टिश्यू कल्चर से भी सीडलिंग्स तैयार करके हम एक टाइप के प्लांट्स फार्मर को दे सकते हैं। ये गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम लोग इसे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। ये रिसर्च की डेवलपमेंट की बात है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इसमें बहुत कम काम हुआ है, लेकिन ये जो काम आएगा यही एज अ फुटप्रिंट साबित होगा आगे। ये हमने बीच में ये किया था बीबी तक जो है टर्मिनेलिया बिलेरिका बीबी तक, उसमें एक ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया है, उसका ग्राफ्टिंग करके कलम करके ट्राई किया है। उसका जो मदर प्लांट है वो उसका बेड़ा का ही है, मतलब बेड़ा का सीड से बनाया हुआ पौधा है। उसके ऊपर जो फल देने वाला अच्छा वैरायटी का जो पौधा है उसको ढूंढ के उसका स्टिक निकाल के, जो टेंडर आगे का स्टिक शूट रहता है वो निकाल के उसको कलम किया। तो ये पहला प्रयोग था बेड़ा का। अभी आप बोलेंगे बेड़ा हिरडा मुबलक मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, तो ये करने की क्या जरूरत है, वो आगे देखेंगे। ये न्यू वैरायटी लाना या फिर ये इसकी जरूरत क्या है। ये उसका शूट्स का सक्सेसफुली हुआ है, मतलब ये डेवलप हुआ है प्लांट। तो इसका आगे देखेंगे इसकी जरूरत क्या है। बीबी तक जो है वो एक प्लांट से जो आपको फल मिलने वाला है, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो महाराष्ट्र में जो बेड़ा मिलता है उसका छिलका जो है वो पतला रहता है, उसका ज्यादा यील्ड नहीं आता, उसका ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। अगर एमपी से आता है तो उसका छिलका ज्यादा है, उसका रेशो ज्यादा है, सीड और छिलके का रेशो ज्यादा है। तो एमपी का बेड़ा सब लोग यूज करते हैं। अगर उसी वैरायटी का ग्राफ्टिंग हम लोग यहाँ के बेड़े पे ऊपर करेंगे, उसका ग्राफ्टेड प्लांट्स तैयार करेंगे, तो उसमें उसका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा फल मिलने का, उसका पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी निकाल सकते हैं।
गुड क्वालिटी फ्रूट्स जो है सीड छिलका का रेशो है वो अच्छा वैरायटी यहाँ पे तो लोग लगा सकते हैं। गुड यील्डिंग वैरायटी जो है वो लगा सकते हैं। ये डेवलपमेंट का विषय है, ये ट्रायल चल रही है, लेकिन ये रिसर्च का एक एरिया है जिसमें और भी प्लांट्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी दापोली की कॉप्स नर्सरी है, वहां पे नागकेशर के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। जो बेसिक मदर प्लांट है वो उंडील का है, मतलब कैलोफाइलम इनोफाइलम जो प्लांट है उसका है। उसके ऊपर ये मेसोफेरिया का नागकेशर का ग्राफ्टिंग हुआ है, और ग्राफ्टिंग करने के बाद जो है ये नागकेशर के पौधे तैयार होते हैं। नागकेसर परसों के लेक्चर में मैंने बोला था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब बहुत कम है, नॉर्थ ईस्ट से आता है या महाराष्ट्र में तो बहुत कम हुआ है। तो नागकेसर का फूल जो है उसमें से जो केसर निकालेंगे उसका यील्ड कम रहता है। अभी इसके जो पौधे लगाए हैं डॉक्टर संतोष और ईला बोर मैडम के फार्म हाउस पे जो पौधे लगाए हैं, ये वही का पौधा है, 3 या 4 साल का पौधा रहेगा, वो फ्लावरिंग में है अभी। तो इसका जो मदर प्लांट रहता है उंडीन है, कैलोफाइलम इनोफाइलम जो रूट स्टॉक है, और उसके ऊपर ये नागकेसर का ये स्टिक निकाल के इसके ऊपर उसको ग्राफ्ट करेंगे और पौधा बनाएंगे। फिर ये लगाने के बाद इसका जो स्टेम है नीचे का वो इसका रहता है, और ऊपर जब जो रहता है वो पूरा नागकेसर का मेसोफेरिया जो प्लांट है उसका। अभी इसको पूरा भरेगा प्लांट, ये जो फूल निकालेंगे 10 साल मैच्योर होने के बाद इसका जो यील्ड आएगा ये 2 या 3 किलो नागकेसर देगा हर प्लांट। फिर ये पूरी दुनिया को अगर सप्लाई करना है तो कितने पौधे लगाने पड़ेंगे अगर यील्ड जल्दी चाहिए, अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो इसीलिए ग्राफ्टेड वैरायटी लगाना एक अच्छी बात हो सकती है। इसका जो रूट प्लांट है ये उंडील का लेने की वजह से फैमिली एक है और ये स्ट्रॉन्ग रहता है पौधा, इसीलिए नागकेसर का कलम करने के बाद वो पौधा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए उसका रूट स्टॉक है वो जैसे हम लोग चीकू का कलम करते हैं तो खिरनी का मदर प्लांट रहता है, रूट स्टॉक रहता है, और उसके ऊपर चीकू का कलम रहता है, उसी तरीके से इसके ऊपर ये कर सकते हैं। बाद में आता है जर्म प्लाज्म मेंटेन करना। मैंने पहले भी बताया कि अगर दुनिया में मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोपगेशन रिसोर्सेस मतलब सीड रहेगा, उसका कटिंग रहेगा, पत्ता रहेगा, जो भी है, ग्रीन प्लांट खत्म होने को आ गया, खत्म हुआ नजर आया, तो उसका सीड कहाँ से लाएंगे? कोई प्लांट खत्म होता है तो हम लोग उसको वापस दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए उसका जर्म प्लाज्म बेसिक कोई जगह पे उसके कुछ मदर प्लांट डेवलप करना, मेंटेन करना जरूरी है। ये हमारा जो नगर का जो प्रोजेक्ट है उसमें आधा एकड़ हमने लगभग 2,500-3 हजार पौधे लगाए हुए हैं जो हर साल फल देते हैं। इसमें से सीड निकाल के हम लोग सीड सप्लाई करते हैं या फिर नर्सरी बना के सीडलिंग सप्लाई करते हैं। ये चेन मेंटेन ये चालू रहेगी, आगे से फार्मर्स को ये सीडलिंग मिलते रहेंगे। ये बहुत जगह पे काम और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये शायद पहला जर्म प्लाज्म होगा अनंतमूल का जो हमने मेंटेन किया है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिखा है 2,500-3,000 पौधे हैं। 2017 में 30 किलो फल मिले थे, 2018 में 100 किलो, लास्ट ईयर का ये नहीं मेरे पास। अराउंड 3 लाख सीडलिंग या 2 लाख 3 लाख सीडलिंग हम लोग हर साल उसके बना सकते हैं। जैसे इसका लाइफ बढ़ेगा, पौधा अच्छा बनेगा, तो ये सीड्स भी और अच्छे मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा पौधे हम लोग बाद में बना सकते हैं। ये जर्म प्लाज्म हो गया। उत्तराखंड में देहरादून में फुटकी का या फिर त्राइमांड का जो है, त्राइमांड तो अभी नहीं मिल रहा है, परसों के लेक्चर में मैंने बोला था, उसका जर्म प्लाज्म उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। मतलब अभी ये जर्म प्लाज्म उनका कितना बड़ा है मालूम नहीं, लेकिन जो भी है उससे वो प्रोपोगेट करके नए पौधे बना सकते हैं। अगर ये भी समझो खत्म हो गया, निसर्ग से त्राइमांड खत्म हो गया, तो कहाँ कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ से वो आगे टिश्यू कल्चर करके या कटिंग करके या फिर 1 से 2, 2 से 4 पौधे बना के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जर्म प्लाज्म का एक दूसरा एग्जाम्पल है। बाद में आता है सर्पगंधा का जो कल्टीवेशन मेथड्स है, उसमें मैंने बोला था कि सीड उसका कलेक्ट करना गुड कलेक्शन प्रैक्टिस में आता है, उसका अच्छा रूट कलेक्ट करना ये गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस में आता है। ये कल्टीवेशन साइट का फोटो है। अभी इसका जो भी फार्मर कोई उसके ऊपर काम करेगा, ये 4 लाइन में पौधा लगाना है, पौधा टू पौधा उसका डिस्टेंस 1 फीट रखना है, 2 लाइन में
इक्वी डिस्टेंस रखना है, ये सब एज्यूम करके किया हुआ है। जैसे इसमें कुछ त्रुटियां नजर आएगी तो अगले फील्ड अगले क्रॉप में वो कोई सुधारेगा, दूसरा फार्मर कोई अलग प्रयोग करेगा। यही रिसर्च है जो फील्ड पे होता है, यही रिसर्च है। इसके बाद ही इसका कुछ अच्छा प्रोटोकॉल डेवलप होगा कि एक फीट बाय एक फीट पे लगाओ, बेस पॉपुलेशन पे लगाओ, इतना बनाओ, या मोल्ड्स और इस पे लगाओ, गादी वाफा पे लगाओ। ये उसका प्रोटोकॉल डेवलप होता जाएगा और यही एक अच्छा फुटप्रिंट साबित हो सकता है। ये सर्पगंधा का एग्जाम्पल हो गया। ये सर्पगंधा की नर्सरी डेवलप जो की थी उसका एक फोटो है। इसमें बहुत सारे पौधे निकाल के वापस फील्ड में लगाना है। ये भी एक नर्सरी रेजिंग का टेक्निक है, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है। बाद में फील्ड में लगाना है, इस तरीके से लगाना है, ये भी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है। इसका मैक्सिमम इशू था, हमारा एक ऑब्जर्वेशन था कि ये पौधा अगर सीडलिंग्स, हमने नर्सरी हमारे अहमदनगर में है और मुझे पौधा पहुंचाना है आंध्रा में पहुंचाना है, हैदराबाद में पहुंचाना है, छत्तीसगढ़ में पहुंचाना है, ये पौधा वहां तक जाएगा, वो सर्वाइव होगा कि नहीं होगा। तो जब ये सोचते हैं कैसा भेजना है, इसीलिए कुछ हमने ऐसा डेवलप किया, मतलब अलग कुछ नहीं किया है, तो उसको मड लैपिंग ट्रीटमेंट करके उसमें जो है उसको जिस मिट्टी से उसको निकाला है उसी मिट्टी का घोल बना के उसको मड लैपिंग किया है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, मतलब खुद ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोच का नतीजा है। मतलब सोचने के बाद ये उपाय मिला और ये हमने करके उसको मड लैपिंग करके अगर बेचते तो उसको 8 दिन 10 दिन वो पौधे को कुछ नहीं होता है और उसके बाद फार्मर जो है वो फील्ड में लगा सकता है। बाद में और एक एग्जांपल है कल्टीवेशन का, कृष्णपर्णी, जो डॉक्टर संतोष बोर के फील्ड का फोटो है, उन्होंने वहाँ पे ट्रायल लिया था। कृष्णपर्णी का डाबर का भी बहुत बड़ा काम है। कृष्णपर्णी का हार्वेस्ट किया हुआ मटेरियल है, ये फील्ड का फोटो है। ये डाबर का शालीपर्णी का कल्टीवेशन का फोटो है, ये यूपी में चलता है काम। तो कल्टीवेशन में डाबर ने इसका लघु पंचमूल में जो शालीपर्णी कृष्णपर्णी आता है उसके ऊपर दशमूल का सभी स्पेसिस पे उनका काम हुआ है। शालीपर्णी और कृष्णपर्णी पे स्पेसिफिक डेंस पॉपुलेशन में डेंस कल्टीवेशन की मेथड से उन्होंने कल्टीवेशन किया है और एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया है जो पहले नहीं था, कोई करता नहीं था। कृष्णपर्णी का स्पेशली जब कल्टीवेशन करेंगे उसका पौधा लगभग 5-6 फीट से भी ऊपर होता है। उसका जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स लिए, फाइटोकेमिकल किया है, तो रूट के साथ साथ पूरे पंचांग में भी जो मिला है उसका भी उपयोग अच्छी तरह से होता है। इसीलिए उन्होंने एक ट्रायल लिया, प्लांट बड़ा होने के बाद, फ्लावरिंग में आने से पहले या फ्लावरिंग में आने के बाद उसको नीचे से 4 या 6 इंच जगह छोड़ के उसको काटते हैं पूरा, और उसका जो ऊपर का हर्वेज निकलेगा, जो पंचांग निकलेगा, रूट छोड़ के बाकी का जो निकलेगा उसको ड्राई करके एक लॉट निकाल दिया। उसको वापस पानी देके उसे वापस बढ़ाने को छोड़ देते हैं। फिर वापस 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी वो हार्वेस्टिंग को आएगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, फ्रूटिंग होने के बाद सीड कलेक्शन करके, सीड कलेक्शन करने के बाद उसे वापस रूट के साथ ही निकालना है। मतलब एक कृष्णपर्णी को या शालीपर्णी को 2 टाइम हार्वेस्ट किया है। मतलब एक ही प्लांट से, मैंने पहले भी बोला था कि मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम यील्ड, ये कैसे हो सकता है, तो ये टेक्निक डेवलप किया है और दोनों लॉट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, और वो दोनों लॉट एक ही पौधे के एक ही एफर्ट में, मतलब जो फार्मर को एक ही बार उसको लगाना पड़ेगा और हार्वेस्ट करना पड़ेगा 2 बार। मतलब उसका कम से कम ताकत में, लागत में उसे ज्यादा यील्ड आ गया। बाद में सीड कलेक्शन हो गया, मतलब प्रोपोगेशन के लिए आगे का मटेरियल भी रेडी हो गया, और फील्ड को पूरा निकाल के रूट अलग और पंचांग अलग करके उसको जहाँ चाहिए वहाँ यूज करे, और उसके बाद फील्ड को तैयार करके उस सीड से वापस फील्ड को बनाए और आगे का कल्टीवेशन करे। ये जो हुआ है ये पूरा रिसर्च हो गया है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में, कलेक्शन प्रैक्टिसेस में, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आगे आती है दशमूल की दूसरी स्पीसीज, पूर्व पंचमूल की पाटला। ये सेम स्टाइल में टेंटू, पाटला, शिवण, अग्निमंथ, बेल, ये पांचों का काम उन्होंने किया है।
इसका प्रयोग किया है सीड से पौधा बना के उसका डेंस कल्टीवेशन करें। डेंस कल्टीवेशन यानी पौधा नजदीक नजदीक लगाए। अगर हम लोग समझो बड़ा पौधा है 20-25 साल का, उसे 1 एकड़ में लगाना है तो आपको कम से कम 30 या 35 फुट पे कम से कम एक पौधा लगाना पड़ेगा। उसको 10-20 साल उसकी राह देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसका हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो रूट निकलेगा वो रूट आप यूज करेंगे। ये 10 साल उसको दशमूल के लिए 10 साल 15 साल रुकने के लिए आपके पास अवधि नहीं है। आपको दवाई बनानी है, कंपनी को दवाई बनानी है, आपको पेशेंट को देना है। तो आप जब पौधा लगाएंगे तो आपका जो लड़का रहेगा वो रूट हार्वेस्ट करके वो दवाई बनाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? इसीलिए डेंस कल्टीवेशन मेथड जो है वो उन्होंने एक्वायर की। उसके बाद उसके ट्रायल्स लिए गए। ये कम से कम 1.5 या 2 फीट का डिस्टेंस है पौधे का। ये नजदीक नजदीक लगा है। उसको खाद या जो भी उसका प्रोटोकॉल डेवलप किया है वो उसको दिया गया। 2 फीट का डिस्टेंस है, 3 फीट का है। तो कम से कम 10,000 पौधे हम लोग 1 एकड़ में अगर लगाते हैं, 24 महीने के बाद 18 या 24 महीने के बाद हार्वेस्ट करते हैं, तो 50 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक ड्राई फ्रूट का यील्ड आता है। उसमें पाटला बेल का जो है उसका कम रिपोर्ट जो है वो कम रूट आता है, और सबसे ज्यादा शिवन का आता है, फास्ट ग्रोइंग ट्री है। फिर 50 से 200 ग्राम आपको ड्राई रूट का यील्ड मिलेगा। आपको पर एकड़ मिलेगा 500 से 2000 किलो। ये मटेरियल आपको निकालने के लिए 500 ग्राम से 2000 किलो मटेरियल निकालने के लिए आपको बड़े पेड़ कितने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और आपको कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा फॉरेस्ट में, और हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कितना करेंगे। अगर ये सोचते हैं तो ये मेथड बहुत अच्छी है। इसका कंपैरिजन भी हुआ है, एज अ फॉरेस्ट प्लांट के साथ कंपैरिजन भी किया गया है। उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये प्लांट हम लोग उसका एज अ सब्सटीट्यूट फॉरेस्ट का प्लांट नहीं यूज करके अगर हम लोग कल्टीवेटेड यूज करेंगे तो उतने ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसका एक फायदा और एक ऐसा होता है कल्टीवेशन का कि आप जब पौधे लगाते हैं तो सेम डेट को लगाते हैं, सेम डेट को निकालते हैं। मतलब आपको सभी पौधों का एज जो है, सभी पौधों का लाइफ जो है वो सेम है, 18 महीने 24 महीना सेम है। फॉरेस्ट में आप जब कलेक्शन को जाएंगे तो आपको पौधे का लाइफ मालूम नहीं पड़ता है। ये 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये बचनाक का समझो, मैंने परसों भी एग्जांपल दिया। बचनाक का जब फॉरेस्ट कलेक्शन होता है, फॉरेस्ट कलेक्शन होता है तो वहां पे एक पौधा 6 महीने का आपको निकालेंगे, एक 2 साल का निकालेंगे, एक 4 साल का निकालेंगे, तो हर एक में अल्कलॉइड परसेंटेज कम ज्यादा होगा, रूट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कम ज्यादा होगा। मिक्स करके दवाई बनाएंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको एक जैसे नहीं आएंगे। तो ये कल्टीवेशन का मटेरियल अगर हम लोग यूज करते हैं तो सेम एज का प्लांट आपको मिलेगा, एक ही एज का आपको ऑलमोस्ट सेम सिमिलर केमिकल कंपोजिशन मिलेगा हर प्लांट का, और आपका दवाई भी जो है वो स्टैंडर्ड बनने के स्टैंडर्ड बन सकती है। ये इसका एक फायदा है कल्टीवेशन मटेरियल यूज करने का। तो यह भी कुछ लघु पंचमूल के 2, बृहद पंचमूल का 1 हिस्सा यहाँ पे लिखा है। ये गुड कल्टीवेशन और कलेक्शन प्रैक्टिसेस में आता है। ये हमारा एक अलग प्रयोग था। आंवले का जो खेती हमारा जो प्लॉट है उसमें 20 फुट बाय 20 फुट पे आंवले का प्लांट है, और उसके बीच में 20 फुट बाय 20 फुट पे गूगल लगाया हुआ। मतलब 1 एकड़ में 1.25 एकड़ में 125 पौधे आंवले के, 125 पौधे गूगल के। इसके बीच ये जो बीच का 20 फुट का जो डिस्टेंस है वो इंटर कल्टीवेशन के लिए हमने खुला छोड़ा है। मतलब वहां पे दूसरा कोई क्रॉप हम लोग ले सकते हैं। तो गूगल और आंवले का पहला प्रयोग है इंटर कल्टीवेशन का। इंटर क्रॉप कल्टीवेशन मतलब एक क्रॉप में दूसरा क्रॉप लेना, और बीज के जगह में तीसरा भी क्रॉप ले सकते हैं। इसमें अनंत मूल एक बार ले लिया जा चुका है। तो ये 2000 लगभग 3 साल हो गए, 2017 का प्लांटेशन है जिसमें NS की वैरायटी लगाई हुई है। ये दिखाने का मतलब ऐसा है कि ये इंटर कल्टीवेशन करो, इंटर क्रॉप कल्टीवेशन करो, उसमें बीच में दूसरा कोई क्रॉप ले लो। ये गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का ही एक भाग है जो फार्मर को यील्ड अच्छा देगा। या फिर अलग अलग पौधों को एक साथ कल्टीवेशन करके, या 2 पौधों को, 3 पौधों को, 3 वैरायटीज को एक साथ कल्टीवेट करके ज्यादा उत्पन्न कैसे दिया जा सके, ये रिसर्च का ही भाग है। ये एक एरिया है जहाँ पे
अच्छा काम हो सकता है आगे। एक प्रयोग है समझो, ऐसे अलग वैरायटी भी हम लोग कर सकते हैं। आंवला का जो लगभग 27 प्रकार की वैरायटी आती है, उसमें NA7, कांचन, कृष्णा, चकैया, फ्रांसिस, ये अलग अलग वैरायटी है। कोई फल का साइज कम है, उसका शाइनिंग अच्छा है, किसी में पल्प ज्यादा है, किसी में जूस ज्यादा है। मतलब आंवला जूस बनाने के लिए अगर आप कोई कृष्णा वैरायटी उसमें जूस ज्यादा है तो कृष्णा वैरायटी लगाएंगे तो आपको यील्ड अच्छा आएगा। NA7 लगाएंगे तो पल्प अच्छा मिलेगा, वो च्यवनप्राश के लिए काम आएगा। ये उसका जो संशोधन हुआ है उस स्पेसीज का, ये इसी के कारण ये पॉसिबल है। तो मेडिसिनल प्लांट्स में बाकी के भी इसमें रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रिसर्च का एक एरिया है जहाँ पे काम हो सकता है अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स में। एक कुछ डॉक्टर संतोष बोर के यहाँ पे उन्होंने कल्टीवेट किया था, उनके अवसरी के फील्ड पे चित्रक का कल्टीवेशन किया। शायद चित्रक का पहली बार हुआ रहेगा ये चित्रक का कल्टीवेशन करके उन्होंने टेस्ट कल्टीवेशन किया है। उसका यील्ड अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये पहली बार चित्रक का ट्रायल बेसिस पे कल्टीवेशन हुआ है। चित्रक में जो अडल्ट्रेशन होता है उसको टालने के लिए, ये साउथ से आता है चित्रक मैक्सिमम, टालने के लिए ये अपने छोटे एरिया में भी कोई लोग कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा उनके खेत पे बड़े एरिया में किया है। चित्रक का पहली बार का रहेगा शायद। उनका अश्वगंधा का कल्टीवेशन है, शतावरी का है। शतावरी तो बहुत जगह पे अभी लगभग पंढरपुर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में 2000 एकड़ में कल्टीवेशन हुआ है महाराष्ट्र में सफेद शतावरी का। कुछ लोगों ने पीली शतावरी भी की है। ये कल्टीवेशन का शतावरी को ज्यादा क्वांटिटी में लाया गया। अश्वगंधा तो मतलब पहले से बहुत सालों से कल्टीवेटेड ही आती है। MP में उसका बहुत मतलब हजारों एकड़ों में कल्टीवेशन होता है। पूरी इंडस्ट्री को अश्वगंधा कल्टीवेटेड ही पहुंचाई जाती है। MP का क्वालिटी अच्छा माना जाता है। ये शतावरी का जो है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप हुई है शतावरी की। कितने डिस्टेंस पे लगाना है, कैसे लगाना है, दोनों पौधे के बीच में कितना अंतर रखना है, ये सब डेवलप हुआ है। लेकिन गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस में उसको छिलका निकालना, ये बहुत बड़ी अभी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे फार्मर्स के फोन आते हैं, ये इसका छिलका कैसे निकाले, आपको चाहिए तो हम लोग 10 टन दे सकते हैं शतावरी। हम लोग बोलते हैं फोटो भेजो, फोटो भेजने के बाद वो गीले शतावरी का फोटो आता है। अगर ये गीले शतावरी भेजेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे? आयुर्वेद में तो वो यूज नहीं कर सकते, वो सूखती नहीं है, वो स्टोर नहीं हो सकती, 2 दिन 3 दिन के बाद वो खराब होती है। तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। यही मैं थोड़ी देर पहले भी यही मतलब बोलना चाहता हूँ कि रिसर्च का भाग है, इसमें काम करना बहुत जरूरी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि शतावरी का छिलका कैसे निकाला जाए। वो एग्री इंजीनियरिंग का काम है, वो कोई मशीन ढूंढेगा, कोई मशीन बनाएगा शतावरी का छिलका निकालने के लिए। किसी ने बनाया सफेद मूसली का छिलका निकालने के लिए। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स में काम बढ़ता जाएगा। एक जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट का मेटल यूज करना चाहिए। बीच में थोड़ी चर्चा ऐसी हुई कि ग्रंथ में दिया है जहाँ भी किसी जमीन को मराठी में जिसे नांगर बोलते हैं वो नहीं लगाए, या फिर उसको कभी कोई आदमी का हाथ नहीं लगाए, इससे जमीन से पौधा निकाल के उसको यूज करना चाहिए। मतलब जहाँ पे आदमी ने कोई खेती नहीं की है वहां से उसको लाना चाहिए। मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट में अनटच जगह जो है वहां से उसको पौधे को लाना है, कलेक्ट करना है। मतलब आप जंगल से कलेक्ट करो। लेकिन ये करंट सिनारियो में पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट ही आदमी ने ही खत्म किया है। फॉरेस्ट उसको वापस बनाना मुश्किल है। इसीलिए एक सिटू इन सिटू कल्टीवेशन करके अगर उसमें कोई मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं, इन सिटू करके जो फॉरेस्ट बचा हुआ है वहीं पे वही उसी पौधे को बना के अगर हम लोग कर सकते हैं तो इसमें कोई मार्ग निकल सकता है। अदरवाइज एक सिटू कल्टीवेशन एक ऑप्शन है। जाने अनजाने में हम लोग ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट का ही मटेरियल चाहिए, उसका गुण अच्छा आता है, हमें कलेक्शन वाला ही चाहिए, हम लोग कल्टीवेशन वाला यूज नहीं करेंगे, उसका कलर ऐसा होता है या दवाई अच्छी नहीं बनती है। फिर भी जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारी दवाई ऐसी यूज कर रहे हैं जो कल्टीवेटेड है। ये तो प्रायोगिक तौर पे लिस्ट दिया है। और भी कुछ प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो हम लोग कल्टीवेटेड ही यूज करते हैं। आमले की 100% आता है। शतावरी अभी कल्टीवेशन में बहुत सारा लाया जा चुका है, कल्टीवेशन वाला मटेरियल आने लगा है। इसबगोल तो बहुत सालों से उसका कल्टीवेशन हो रहा है। सोनामुखी हो रहा है राजस्थान गुजरात में, इसबगोल और ये कल्टीवेशन बहुत सारा होता है। ये 100% कल्टीवेशन आता है।
लिए जो स्पाइसेस में जो मटेरियल है, फूड में भी जाता है और मेडिसिन में भी, ये सब स्पाइसेस मटेरियल जो है कल्टीवेटेड ही आता है 100%। बाद में जो है वचा, ये वचा भी पूरी कल्टीवेशन वाली आती है। एक मिनट अतिविश जो है, अतिविश अभी सिंगल प्लस लिखा है, मतलब ये फॉरेस्ट से भी आता है, कल्टीवेशन में लाया जा चुका है। ये उत्तराखंड में, हिमाचल में अतिविश, कुटकी, उपलेट, जम्मू कश्मीर में ये प्लांट कल्टीवेशन में लाया जा चुका है। केसर जो है, केसर 100% कल्टीवेटेड आता है। केसर की खेती की जाती है, आपको सबको मालूम है। शालीपर्णी, कृष्णपर्णी जो है वो अभी 100% कल्टीवेटेड आने लगा है। मार्केट में जो आता है वो अलग ही प्लांट आता है, सब्सिडी पे आने लगा। सर्वगंधा जो है वो कल्टीवेशन में लाई जा चुकी है। गूगल का गुजरात में बहुत सारा कल्टीवेशन हो चुका है, उसका शायद प्रोडक्शन भी हुआ रहेगा, लेकिन गूगल कल्टीवेशन में लाया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो कल्टीवेशन वाले हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता। और इसीलिए ये पूरा स्लाइड शो या फिर पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको भी ये महसूस हुआ रहेगा कि कल्टीवेशन कंजर्वेशन की नीड कितनी है। ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि इसके ऊपर फोकस करें, जो काम किया था वो आपके सामने रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्युक्त करें कि आयुर्वेद डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करना या कोई सेंटर निकालना या प्रैक्टिस करना एक ही फील्ड नहीं हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटीज इतनी है आयुर्वेद फील्ड में कि मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन का किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एक आयुर्वेद वैद्यों के लिए हो सकता है। ये एग्रीकल्चरल फील्ड का मोनोपोली नहीं है, एग्रीकल्चर वाले लोग ही वही काम करें, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बीएमएस होने के बाद, एमडी होने के बाद कुर्सी पे बैठ के प्रैक्टिस करना, यही एक बात छोड़ के अगर हम लोग एग्रीकल्चरल इसको अपॉर्चुनिटी ऐसे देखें तो खेती में जा सकते हैं। ये भविष्य की बहुत बड़ी नीड है, इंडस्ट्री की नीड है, वैद्यों की नीड है, अच्छी से अच्छी दवाई उसमें से उपलब्ध होना। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आपने बहुत धीर गंभीरता से इसे सुना है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आयुर्वेदिक पुणे का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे का मैं देवदत्त सर जी से अनुरोध करता हूँ आगे का संचालन करें। धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न आए हैं वो आप लेंगे? हाँ, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर दे सकते हैं आप? हाँ बोला। प्रश्न ऐसा है कि देश काल वनस्पति के गुणधर्मों में बदल कर सकते हैं, तो कल्टीवेशन के कारण कुछ बदल होते हैं क्या? या कुछ आधुनिक तकनीक जो है वो टिश्यू कल्चर जैसी, उसमें भी कुछ बदल हो सकते हैं क्या? एक्चुअली ऐसा है कि देश काल ऋतु या भूमि जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले ऑलवेज करती है, नहीं तो ग्रंथ में ऐसा दिया नहीं होता। जो दवाई जहाँ पे होती है, अगर अभी समझो अनंत मूल का लेंगे तो वो आंध्र प्रदेश का एनवायरमेंट उसके लिए सूटेबल है, अगर होना होता तो पहले ही महाराष्ट्र में आ चुकी होती। ये सभी प्रश्न जो है वो सही है, लेकिन फिर भी अगर मतलब उसका गुणकर्म में, उसके पौधों के जो गुणकर्म है उसमें फर्क तो 100% पड़ेगा। लेकिन अभी समझो फूड में हम लोग गेहूं खाते हैं, तो ये गेहूं कहाँ से आता है? पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, कौन सी मिट्टी से निकाला हुआ आता है हमें मालूम नहीं है। आहारी द्रव्य का और औषधि द्रव्य का अलग होता है, ये 100% सही है, लेकिन आगे आगे से हमारे सामने कोई भी पर्याय उपलब्ध नहीं है। ये मटेरियल अगर देना, अभी समझो अमेरिका का आदमी या फिर इंग्लैंड का कोई सोचेगा कि मुझे यहाँ पे बना हुआ दशमूलारिष्ट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसे हमारे मतलब भारत से दिया हुआ ही दवाई चाहिए। डाबर के लिए समझो उन्होंने कुछ दशमूल का प्रोजेक्ट किया है, तो वो सोचेंगे, उनका ये भी काम चालू है कि एमपी से लिया हुआ पाटला का वनस्पति है, महाराष्ट्र से लिया हुआ, कर्नाटक से लिया, उसमें भी क्या गुणधर्मता फर्क आता है, ये भी उसके ऊपर भी उनका काम चालू है। ये भी स्टैंडर्डाइजेशन एक विषय होगा अलग से। और फिर जो स्पीसीज जिस देश में अच्छा काम दे सकती है, जिस देश में अच्छे गुण दे सकती है, वही उसको प्रमोट करना, ये आगे की एक नीति हो सकती है। ये 100% तय है कि कल्टीवेशन के और फॉरेस्ट के इसमें ये देश जो काल है, ऋतु है, पानी है, भूमि है,
इसका फर्क तो पड़ता ही है। कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं कि थोड़े पर्सनल है कि कैसे कर सकते हैं ये कल्टीवेशन वगैरह, उनके लिए मैंने सर का नंबर जो है वो शेयर किया है, मैं बोल के बताता हूँ। 9422085606, 9422085606। आपको अगर कहीं कल्टीवेशन करना है, कुछ परामर्श लेना है, तो सर से बात कर सकते हैं आप। अभी सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस लेंगे, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न है कि कल्टीवेशन के बाद क्वालिटी टेस्टिंग एक, दूसरा है सॉइल प्रिपरेशन और कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स, या एनी बुक ऑफ रेफरेंस फॉर दोज थिंग्स, ऐसा कुछ बता सकते हैं कैसे? एनएमपीबी ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड किया है, और उस बुक में भी जो स्पीसीज तय की गई एनएमपीबी की तरफ से, महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग स्पीसीज दिया हुआ है, या फिर उस इलाके में होने वाली स्पीसीज है, उसके ऊपर सब्सिडी कितनी मिलती है लेके उसका कल्टीवेशन कैसे करें, उसका प्रोपोगेशन कैसे करें, उसका सीडलिंग कैसे पैदा करें, या फिर उसको खाद कौन सा दे, कितने डिस्टेंस पे लगाए, इसके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो अभी तक डेवलप हुए हैं, उसी तरीके से एक बुक पब्लिश किया है। उसका पेन ड्राइव में भी मिलता है और उसका हार्ड कॉपी भी है। और जो समझो जहाँ पे महाराष्ट्र के जो विद्यापीठ है, राहुरी कृषि विद्यापीठ है, कोकण कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पे भी इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। तो वहाँ पे अगर आपके नजदीक है तो वहाँ पे जाके आप उसके प्रोटोकॉल समझ सकते हैं। वहाँ से प्रोपोगेशन मटेरियल जो है, सीड है, सीडलिंग्स है, वो आप वहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं और खेती में मतलब आ सकते हैं, खेती करके ट्रायल दे सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया है, कुछ रहेगा आपकी शंका है तो मैं भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ, तो उस पे एक भी प्रश्न आया उसके है उत्तर आम मिलेंगे। के बारे में। आम की बहुत सारी वैरायटी रहती है, जैसे 1300 लगभग वैरायटियां हैं, ऐसा कहना है इनका। लेकिन उसी के बारे में और उसके संबंध में मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि लोकल वेरिएशन बहुत सारे रहते हैं वनस्पतियों में, तो उनके जो ऑथेंटिकेटेड मटेरियल्स या ऑथेंटिकेटेड कौन सी स्पेसीज या वैरायटी लेनी है, ऐसा एक प्रश्न है। एक्चुअली मेडिसिनल में अभी तक इसमें काम ज्यादा हुआ नहीं है। मेरे ग्राफ्टिंग का जो मैंने अभी बताया, बेड़ा का, ये पहली बार हुआ है, नागकेसर का पहली बार हुआ है। तो एक आम के तरह ही नागकेसर का एक जो एक्सपीरियंस आया है डॉक्टर बोर और हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसा है कि जहाँ से पौधे कॉप्स ने दिए थे, कोपरकर नर्सरी जो है उन्होंने दिए थे, उन्होंने श्रीलंका से कुछ वैरायटी लाई थी नागकेसर की, और वहाँ पे लोकली उसको ग्रो करके उसके ग्राफ्टेड जो प्लांट्स है वो इन्होंने लगाए थे। और बाद में ऐसा हुआ कि जो कोकण में जो नेटिव है उसके भी कुछ ग्राफ्टिंग करके वो भी कलम लगाए हुए, तो उसका जो यील्ड है, ये ऑब्जर्वेशन डॉक्टर बोर का है, संतोष शीला बोर मैडम जो है उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो श्रीलंका का लगाया हुआ पौधा, उसके जो फूल है उससे ज्यादा कोकण का जो पौधा है उसका यील्ड ज्यादा है। ये तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा। तो हम इसमें ऐसा है कि ये हम लोग बोल नहीं सकते। आम के ऊपर तो हजारों सालों से काम हुआ है, अभी ये मेडिसिनल प्लांट्स तो अभी आए हैं इसमें, तो ये आगे जैसे जैसे उसमें काम होता जाएगा। अभी कॉप्स ने श्रीलंका के प्लांट्स का ग्राफ्टिंग करना बंद किया है, उन्होंने अभी कोकण का ही प्लांट्स का ग्राफ्टिंग करते हैं। या फिर कुछ पौधों को सीड आता था, ज्यादा फ्लावर्स के बजाय सीड आता था, तो वहां पे उनको एक पौधा ऐसा मिला कि उसको सीड बहुत कम, ज्यादा कम तैयार होता है, उसके ज्यादा फूल ही रहते हैं, तो उसी का ग्राफ्टिंग लेके वो उसी के पौधे बना रहे जो ज्यादा फ्लावरिंग का यील्ड दे सके। और वो जो नागकेसर है वो ट्रीटमेंट में यूज करके उसके रिजल्ट भी देखे गए। तो यही रिसर्च का जरिया है कि जिस तरीके से हम लोग काम करेंगे आगे, इसे एक निष्कर्ष निकालते जाएंगे और वैरायटीज डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट। आए हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग या वृक्षायुर्वेद के बताए हुए जो नुस्खे हैं वो आपके कल्टीवेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं क्या? नेचुरल फार्मिंग का ही हमने अभी तक जो किया है वो नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग किया है। वृक्षायुर्वेद का कोई भी नुस्खा मेरे इधर मैंने यूज नहीं किया।
ZBNF SPNF जो सुभाष पालेकर जी का उनके जो फॉर्मूले थे वही हमने यूज किए यहाँ पे शुरू में 3 साल, और उसके बाद पूरा नेचुरल फार्मिंग या फिर जो देसी गाय का गोबर आएगा, गोमूत्र आएगा, उसके फॉर्मुलेशंस बना के वही यूज किया। उसमें कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स कुछ लगाने की करने की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। बिगिनर्स जो रहते हैं वैद्य, उनके लिए मेडिसिनल फार्मिंग करने की कुछ फंड रेजिंग या ऐसी कुछ एजेंसी है क्या, कुछ बता सकते हैं क्या? बिगिनर्स के लिए बिगिनर जो वैद्य रहते हैं उनको अगर कल्टीवेशन करना है तो उनके लिए फंड्स की कुछ प्रावधान है क्या, कहीं से मिल सकते हैं क्या? गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है उसकी तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ सब्सिडीज दी जाती है। 30%, 50%, 70%, 50% और 30%। कुछ पौधे ऐसे हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसे बचाने की या कल्टीवेशन में लाने की प्रायोरिटी में जरूरत है, उसके लिए 70% सब्सिडी है। कुछ पौधों के लिए 50% है, कुछ पौधों के लिए 30% है। लेकिन वैद्यों ने खुद का अगर कोई खेत है, खुद की जगह है, तो वहां पे खुद की प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ लगने वाला है तो वो शुरू में ट्रायल बेसिस पे लगाना चालू करें। छोटे मोटे गुड़ची है समझो, ब्राह्मी है, या फिर दशमूल के पौधे हैं, एटलीस्ट मदर प्लांट एक दो जो भी है वो लगाना चालू करे। आंवला है, हिरडा है, बेड़ा है, डिब्बा है, जो भी है जो लगना है वो चालू करिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो एन्युअल है, मतलब साल में उसको, एक साल में उसको निकालना पड़ता है। अश्वगंधा है, ये 6 महीने का क्रॉप है, या फिर सफेद मुसली है, 6 महीने का क्रॉप है। आंवला, हिरडा, बेड़ा ये सालों चलेंगे, 100 साल तक उसका लाइफ है। ये पूरा स्टडी करके, थोड़ा अध्ययन करके, कुछ पौधों सिलेक्ट करके अगर आप लगाते हैं तो खुद की प्रैक्टिस के लिए जो दवाई लगती है साल भर में वो इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इसका फंड जो है वो एनएमपीबी से मिल सकता है, लेकिन वो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए है, शुरू में करने के लिए नहीं है। मतलब एक पौधा लगाए तो इतना पैसा मिलेगा ऐसा नहीं होता है। कमर्शियल कल्टीवेशन अगर रहेगा तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल है, वो एनएमपीबी के साइट पे आपको सब मिलेगा। ठीक है सर, रिलेवेंट क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। मैं से फिर एक बार अनुरोध करूंगा सबसे कि अगर बहुत कुछ अगर पूछना है तो सर का मैंने नंबर भी शेयर किया है, और आपको स्क्रीन पे ईमेल भी सर का दिखाई दे रहा है। तो आपको और भी अगर कुछ ज़्यादा पूछना है तो वो सर के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा एक सर क्वेश्चन है जो बहुत सारा रिलेवेंट है कि आप इसके लिए कौन सा रेफरेंस बुक या रेफरेंस वेबसाइट ऐसे ही आप रेफर कर सकते हैं। किसके लिए? कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए। कल्टीवेशन यानी पूरा का पूरा जो है ये कल्टीवेशन विषय सब्जेक्ट लेके कोई अगर अच्छी बुक या कोई वेबसाइट है तो वो बता दीजिए लोगों को। ऐसा सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन एनएमपीबी का आप बुक पे या साइट पे जाके देख सकते हैं। विद्यापीठ जो है ना, ये हमारे महाराष्ट्र की बहुत अच्छी मतलब सोने की खान है। यहाँ पे विद्यापीठ में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा, हर प्लांट का मिलेगा। कोकण कृषि विद्यापीठ है, राउरी का है, विदर्भ में भी है। तो वहाँ पे हर एक मेडिसिनल प्लांट का अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ पे ट्रायल प्लॉट लिए जा चुके हैं, मतलब फील्ड में जाएंगे तो आपको ट्रायल प्लॉट देख सकते हैं। आप राउरी कृषि विद्यापीठ में जाएंगे तो वहाँ पे अर्जुन का एक पूरा का पूरा अर्जुन का प्लॉट आपको दिखाई देगा, वेड़ा का दिखाई देगा। वहाँ पे रक्त रोएडा का एक अलग का प्लॉट उन्हें लिया था, गूगल का प्लॉट था। या फिर पुणे में भी जवाहरलाल नेहरू गार्डन जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, वहाँ का खुद के डेमो प्लॉट भी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को अगर विजिट करेंगे तो आपको एक्चुअली किताबों में पढ़ने के साथ साथ ही फील्ड में अगर आप जाके देखेंगे, डेमो प्लॉट देखेंगे, क्या किया है, कैसे लगा है, कितना डिस्टेंस दिया है, कितने साल का पौधा है। अब ये गूगल का गम निर्यास जो है, गूगल का एक्सट्रैक्शन निकालने का किताब में पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। एक्सट्रैक्शन जो गूगल का निकालते हैं, गूगल कैसा निकालते हैं, उसका जो कट लेना है वो कैसे लेना है, वो भी एक सर्जरी है। वो अलग करेंगे तो पौधा मर जाता है, आपका 100 साल का नुकसान हो गया।
इसीलिए उसको ध्यान से करना है तो आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो ये आपको इंस्टीट्यूट में जाके वहां से सीखने को मिल। सर यहाँ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये जो व्याख्यान है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मैंने एक दो लिंक्स शेयर किए हैं कॉमन में, वो आप कॉपी पेस्ट करवा लीजिए सब लोग। एक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें आपको हर दिन होने वाले जो लेक्चर्स है उसकी लाइव लिंक मिल जाएगी, उसको आप डायरेक्टली गो टू मीटिंग में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल की है, आयुर्वेदिया की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे और ऑथेंटिक आयुर्वेद के वीडियो मिलेंगे। सर मैं ये समझता हूँ कि अ, यहाँ हम रुकेंगे, और कल हम फिर एक बार दूसरा एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं सामने, भग्न चिकित्सा, जिसमें आपको प्रैक्टिकली ये कैसे करना है ये हम दिखाएंगे। धन्यवाद सर। आयुर्वेदीय और आयुर्वेद औषधि आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से आपको सभी को, श्रोतागणों को, और विशेषतः आज के व्याख्याता श्री अरविंद कडू सर, इनको दोनों को धन्यवाद देता हूँ और यही समाप्त करता हूँ।